ये आपका सेकेंड चैप्टर है, दैट इज रेशियो एनालिसिस, राइट। नाउ दिस ऑल द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या वर्ड है बताइए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करके आपको फ्यूचर का प्रेडिक्शन बताना है कि वो कंपनी अच्छा है या वो कंपनी खराब है, ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें अपने ऑलरेडी सीख चुके हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, रिमेंबर। उससे अपने लोग कुछ आपका पॉइंट डिस्कस भी किए थे कि इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि कंपनी अच्छा होता है, कंपनी खराब होता है। अगर जिस रकम से उसका सेल बढ़ता है तो उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। अगर सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट वैसे का वैसे ही प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो उसका मतलब कोई खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो वो खर्चा को कंट्रोल करके देखना पड़ेगा कि भाई क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्या रीज़न है। तो ये सब चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और ये पता चलता है कि वो कंपनी अच्छा है या ख़राब है, वो कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो कंपनी का फ्यूचर में कितना ग्रोथ देगा नहीं देगा, ये एक्सपर्ट एनालाइज करता है। क्लियर है? नाउ उसी इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का पार्ट, वन ऑफ द मेन पार्ट इस रेशियो एनालिसिस, ठीक है। इस रेशियो एनालिसिस ठीक है। रेशियो एनालिसिस होता क्या है, कैसे करके एनालाइज करेंगे। नाउ द टर्म रेशियो इज व्हाट? रेशियो का मतलब क्या होता है? समथिंग, कोई वेरिएबल है उसको आप कंपेयर करते हैं। दो वेरिएबल रहता है, दो अलग अलग पॉइंट रहती है, उसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके देखते हैं कि अच्छा है या बुरा है ना। जिस तरह से आपकी मम्मी आपके साथ करती है, देख फलाना लगा अच्छा है, देख फलाना लगा खराब, उसका तरह अच्छा बन, उसका तरह बन, देख अपना मम्मी का कितना इज्जत करता है, बाहर घुमाता है ना। वाइफ बोलेगी हस्बैंड को, बहुत वादा किए थे, देख रहे हो उसका हस्बैंड को हर साल घुमाने लेके जाता है, एनिवर्सरी में डायमंड रिंग दी है। ये किस लिए कंपेयर किया जाता है बताइए? दूसरों से कंपेयर इसलिए किया जाता है ताकि आपको और उसका एक कंपैरिजन चार्ट बताया जाए कि भाई साहब कौन अच्छा है कौन बुरा है। क्लियर है? तो रेशियो का भी काम ये यहाँ पे वही होता है। यहाँ पर दो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल को कंपेयर करना है और कंपेयर करके चेक करना है कि वो अच्छा है या वो बुरा है। तो वो रेशियो एनालिसिस करते हैं। देयर आर सम रेशियो व्हिच डिस्क्राइब अ सर्टेन पॉइंट्स। अब जैसा एक करंट रेशियो होता है, सिंस आप लोग 12 में पढ़ चुके हैं, करंट रेशियो इज मींस लिक्विड रेशियो, राइट। तो उसका आपका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इसका मतलब करंट एसेट शुड बी मोर देन करंट लायबिलिटी। और वो कितना ज्यादा है? अगर करंट एसेट्स 2:1 है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी 1 रहेगा तो करंट एसेट्स 2 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंपनी का लिक्विड पोजीशन काफी स्ट्रांग है, कंपनी का लिक्विड पोजीशन काफी स्ट्रांग है। समझ रहे हैं? तो इससे आपको क्या पता चलता है कि हाँ नहीं, कंपनी का लिक्विड स्ट्रांग है। फिर चेक करते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, ये सब चेक करके एनालिसिस करते हैं कि वो कंपनी वेदर हर एतबार से सही है या नहीं है, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो रेशियो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनालिसिस सेगमेंट्स है जो आपको रीड करना है। नाउ कितना तरह का रेशियो होता है, क्लियर हो गया? रेशियो कैसे करेंगे? तो कोई भी दो अपने को यूनिट जानना है, उसको कंपेयर करना है। नाउ रेशियो कितना तरह का होता है सर, कितने पार्ट्स होते हैं? तो यहां पर रेशियो में अगर हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, क्या बोले बताइए? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस तो 3 पार्ट होता है। एक होता है पीएल रेशियो। क्या होता है? पीएल का मतलब हो गया इनकम स्टेटमेंट रेशियो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो। एक होता है बैलेंस शीट रेशियो। क्या बोलते हैं सर? बैलेंस शीट रेशियो, ठीक है। पीएल रेशियो, इनकम रेशियो का मतलब क्या हो गया? इनकम स्टेटमेंट का मतलब व्हेन बोथ वेरिएबल, रिमेंबर एक्स एंड वाई, रेशियो मतलब क्या था? एक्स डिवाइडेड बाय वाई, यही है ना। व्हेन बोथ वेरिएबल, दोनों का दोनों वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई, अगर इनकम स्टेटमेंट से रहेगा, फ्रॉम पीएल से रहेगा, कहां से रहेगा? फ्रॉम पीएल अकाउंट से रहेगा,
पीएल का मतलब ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग पीएल दोनों मिला के, रिमेम्बर कंपनी में ट्रेडिंग एंड पीएल को ही पीएल बोला जाता है। तो सर अगर दोनों वेरिएबल पीएल से रहेगा, इनकम स्टेटमेंट से रहेगा, तो कौन सा रेशो बोलेंगे? इनकम स्टेटमेंट रेशो। मतलब एक्स एंड वाई दोनों यहां से है तो क्या होगा? वो इनकम स्टेटमेंट रेशियो। क्लियर है? और जब बोथ वेरिएबल, दोनों वेरिएबल कहां से रहेगा बताइए? बोथ वेरिएबल अगर बैलेंस शीट से रहा तो इसको आप क्या बोलोगे? बोथ वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई फ्रॉम बैलेंस शीट। अगर दोनों का दोनों बैलेंस शीट से रहेगा तो आप क्या बोलोगे उसको? बैलेंस शीट रेशियो। क्लियर है? जैसा करंट रेशियो, कौन सा रेशियो? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। दोनों का दोनों कहाँ है? दोनों कहाँ है? बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट रेशियो है ना। अब एग्जांपल नेट प्रॉफिट रेशियो, कौन सा रेशियो? नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। ये दोनों कहाँ रहता है? तो पीएल रेशियो। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स से यहां पर रेशियो निकल रहा है। नाउ द लास्ट रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स इज मिक्स रेशियो। कौन सा रेशियो? तो मिक्स का मतलब क्या रहेगा? वन वेरिएबल कहां से रहेगा बताओ? वन वेरिएबल पीएल या फिर बैलेंस शीट, और दूसरा वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल कहां से रहेगा? बैलेंस शीट या फिर पीएल। नहीं समझ रहे? ये कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा। या तो फर्स्ट वेरिएबल पीएल बैलेंस शीट से या सेकेंड वेरिएबल पीएल बैलेंस शीट से, इस तरह से रहेगी। मतलब एक वेरिएबल पीएल से रहेगा और एक वेरिएबल बैलेंस शीट से रहेगा। उस रेशियो को क्या बोलेंगे? मिक्स रेशियो। क्या बोलेंगे? मिक्स रेशियो। अब जैसा डेटा टर्नओवर रेशियो, कौन सा रेशियो? यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा करंट रेशियो। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, यहां क्या आ जाएगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। समझ रहे हैं? मिक्स रेशियो में क्या आएगा सर? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर कहां रहता है? बैलेंस शीट में। टर्नओवर कहां रहता है? पीएल पे। तो ये दोनों मिलकर रेशियो बनेगा, तो इस रेशियो को क्या नाम देंगे? मिक्स रेशियो। क्या बोलेंगे? मिक्स रेशियो। क्लियर हो गया? या अल्लाह। क्लियर है सर? मिटाएं इसको। सर क्लियर हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में कितना टाइप का रेशियो होता है? एक होता है इनकम स्टेटमेंट रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो, मिक्स रेशियो। सिंपल याद रखना है। अगर दोनों एक्स एंड वाई बोथ वेरिएबल कमिंग फ्रॉम इनकम, देन इनकम स्टेटमेंट रेशियो। दोनों बैलेंस शीट से आ रहा है तो बैलेंस शीट रेशियो। एक पीएल से आ रहा है, एक बैलेंस शीट से आ रहा है, कौन सा रेशियो होगा? मिक्स रेशियो। Now types of ratio on the basis of function, on the basis of functions, functions के बेसिस से कितना तरह का रेशियो होता है उसको देखते हैं। Now the type of ratio on the basis of
functions. देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस में 4 तरह का रेशियो होता है, ठीक है। नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिट के एतबार से रेशियो कितने तरह के होते हैं जो प्रॉफिट को जो आपका डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 2 लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो। नंबर 3 एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी है जिसको आप बोलते हैं टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। और लास्ट में आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। ये 4 रेशियो में आपका डिवाइड है रेशियो एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नाउ ये चारों को अपने लोग लेके मूव करेंगे कि ये चारों का रेशियो का मतलब क्या होता है और क्या नहीं होता, उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑन द ब्रॉडर पार्ट में अगर हम आपको समझाएं तो रेशियो एनालिसिस का ये जो पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो इसमें जितने भी रेशियो है दैट आर ऑल रिलेटेड टू प्रॉफिट। कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट को एनालाइज करता है, इवैल्यूएट करता है, उससे जो रेशियो बना है वो कौन सा रेशियो होगा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो दैट इज मींस लिक्विड पोजीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, विच मींस शॉर्ट टर्म पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। Positions I mean to say, not profit. Positions I mean to say that is liquid position, which means current assets and current liability. तो ये कहीं ना कहीं current assets, current liability के ऊपर डिपेंड है, that is liquidity ratio. Activity based ratio, activity based ratio मतलब ये आप बोल सकते हो other ratio. ये तीनों के अलावा जो भी रेशियो बचा सब कहाँ जाएगा? एक्टिविटी, मतलब कहीं ना कहीं ये टर्नओवर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जैसा कि डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये सब जो भी है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये जो भी है ये सब एक्टिविटी में जाता है। सॉल्वेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का लॉन्ग टर्म पोजीशंस कैसा है, कैसा माइंड है, वो लॉन्ग टर्म पोजीशंस कैसे करेगा नहीं करेगा, कैसे होगा नहीं होगा, वो डिस्क्राइब करता है सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, कि आगे चल के वो मेरा बिजनेस सॉल्वेंट हो जाएगा, इनसॉल्वेंट हो जाएगा, वो चीज को बताता है। क्लियर हो गया ना? अब एक एक हेडिंग लिखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आपने लोग क्या करेंगे, आज का क्लास जो बेसिकली रहेगा ना, वो कोई नया सम नहीं करने पे, आज का क्लास है पूरा फार्मूला को लेआउट करने में। पूरा जितना भी फार्मूला है सब अपने लोग स्टेप बाय स्टेप, और उसका वर्किंग, वो चीज को कैसे निकालेंगे नहीं निकालेंगे, पूरा उसको इवैल्यूएट कर लेंगे। आप लोग रीड करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास देखिएगा, काफी इजी रहेगा। नाउ स्टार्ट करें हेडिंग पे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन सा रेशियो होगा? तो नंबर 1 पे लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, बोलिए? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। GP रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100।
अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि ये जीपी क्या दिया हुआ रहता है हर बार, कोई जरूरी नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे वेयर ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, वेयर ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, टोटल सेल्स, आप इसको बोल सकते हो ना टोटल नेट सेल्स, क्या बोल सकते हो, टोटल नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको लेस कर देते हैं, ठीक है। वेयर नेट सेल्स इक्वल टू, नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, अब टोटल सेल्स इक्वल टू क्या हो जाएगी सर, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स, उसे माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, मेरा नेट सेल्स निकल जाएगा। नंबर 2 नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला इसका, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। सर इसमें कोई प्रॉब्लम है जीपी वाला पे, इसका ना परसेंटेज वाला खेला वगैरह देता है तो तुम लोग देख लेंगे, परसेंटेज ऑन कॉस्ट, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो नेट सेल्स ऑलरेडी क्लियर है आपको, वेयर नेट प्रॉफिट इक्वल टू, वेयर नेट प्रॉफिट इक्वल टू, तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्या रहेगा, पीएल को याद करिए, तो जीपी जो रहता था, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट जो रहता था, ग्रॉस प्रॉफिट से क्या करते थे, ऐड करते थे आप ऑल इनडायरेक्ट इनकम, है ना, और लेस क्या कर देते थे, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन शॉर्ट पीएल का क्रेडिट पूरा ऐड और पीएल का डेबिट पूरा लेस, क्लियर है। आप जीपी याद करो, जीपी के साथ पीएल का क्रेडिट पूरा ऐड कर देते थे और पीएल का डेबिट पूरा लेस कर देते थे, तो क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट, तो वही नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, इस पे आ जाइए नंबर 3 पे। नंबर 3 पे लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, कौन बताएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, वेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू, चलिए ये बताइए इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्या होती है, बोलिए, कहीं तो सुने हैं, बहुत बार सुना है, क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब, हाँ देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ना ना, ये पीएल है,
पीएल स्टार्ट किससे होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। एंड किससे होता है? क्लियर है? बीच में पूरा इनकम रहता है, यहाँ इनकम प्रॉफिट, यहाँ एक्सपेंसेस लॉसेस। अब यहाँ इनडायरेक्ट इनकम है, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। अब यहाँ दो पार्ट हो जाता है, एक हो जाता है ऑपरेटिंग इनकम, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। याद करिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो आप लोग गुडविल में पढ़े थे। क्लियर है? तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दो पार्ट हो जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब विच इज नेसेसरी टू रन द बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए जो खर्चे जरूरी होते हैं इज नोन एज ऑपरेटिंग बिजनेस। नॉन ऑपरेटिंग जो जरूरी नहीं है, एंसिलरी टू द पार्ट, उसका पार्ट को बिजनेस को चलाने के लिए वो खर्च कर देना पड़ा, अदरवाइज वो जरूरी नहीं था, विच आर नोन एज नॉन ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग नाउ, वो जरूरी है। आप मशीन लेंगे तो डेप्रिसिएशन तो निकालना ही पड़ेगा। दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, interest on debentures, provision for bad debt, these are known as non-operating expenses and income वगैरह, ये नहीं लेना है। तो यहाँ पर अब दो पार्ट हो जाएगा जीपी का, एक बाई साइड में बैठेगा पहले ऑपरेटिंग इनकम, क्या बैठेगा समझ गए, और टू साइड में यहाँ पर पहले बैठेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको जोड़ेंगे, इससे लेस करेंगे, यहाँ एक प्रॉफिट आता है जिसको बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो आपको आज तक कोई टीचर नहीं बताया, और ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ होगा बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कौन सा इनकम, और यहाँ पे क्या लेस होगा, टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये इससे जोड़ेंगे, इससे जोड़ के तब क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। क्लियर है? तो बीच में ये एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का काम आता है, तो बीच में ये एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहती है। क्लियर है? तो ये आपको समझना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप कंसिडर करोगे तो वो कैसे निकल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर आप एक फॉर्मूला इसका जीपी से लोगे तो जीपी से कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, इसके साथ ऐड क्या करना है आपको, ऑपरेटिंग इनकम, और लेस क्या करेंगे, लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये मेरा निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, अगर नेट प्रॉफिट से लेंगे उल्टा, अगर नेट प्रॉफिट से लेंगे तो क्या होगा, देखिए फॉर्मूला पे, अगर नेट प्रॉफिट लेंगे तो नेट प्रॉफिट के साथ क्या होगा, नेट प्रॉफिट के साथ ऐड क्या होगा, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कौन सा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा, और लेस क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है? ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर है? अब आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगा, सर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्या है, तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग खाली याद रखिए, बाकी सब ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू क्या क्या इसमें रहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डोनेशन नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डिविडेंड, समझ रहे हैं, abnormal loss which are non operating in nature। उस तरह से नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डोनेशन रिसीव, एबनॉर्मल गेन, ये सब आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ जाएगा।
ये भी नहीं आई शमीना। अब तो गर्मी आ गया, अब तो गर्मी आ गया। मतलब जो डोनेशन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, प्रोडक्शन का पार्ट। देखिए तो सर नंबर 4 पे लिखिए, नंबर 4 पे लिखिए ऑपरेटिंग, अब सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो लिखा है, क्या लिखा है? ऑपरेटिंग रेशियो लिखा है, ऑपरेटिंग रेशियो। तो सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो रहेगा ना, इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बात नहीं करके किसके बारे में बात कर रहा है? ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में। तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो बोलेगा तो फॉर्मूला ये होगा ऑपरेटिंग रेशियो का, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू होगा सर नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें ऐड कर देंगे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लेस कर देंगे आप ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी देखिए, नेट सेल्स का भी एक फार्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा भी क्या हो सकता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये भी एक है। अगर आपको ये निकालना है तो नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कर दीजिए, आगे पीछे हो जाएगा। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, नंबर 5, ये 4 ही ज्यादातर आता है, बट नंबर 5 में लिखिए अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस नाम सुने हैं? किए थे ना आपने लोग कंपनी फाइनल अकाउंट। ईपीएस, तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या था अर्निंग पर शेयर का? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर्स हेल्ड, क्लियर है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। Number 6, return on investment. Return on investment. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होगा सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज पैट, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। लिखिए नेट वर्थ या फिर शेयर होल्डर्स फंड, क्या बोलते हैं इसको? नेट वर्थ या फिर डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ या फिर शेयर होल्डर्स फंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्लियर है सबको, विच मीन्स नेट प्रॉफिट, विच मीन्स मतलब PL1 या PL2। रिमेंबर PL1 जो कंपनी फाइनल अकाउंट के बाद जो पैट आता है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यार नेटवर्थ यहां समझना है। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ या फिर शेयर होल्डर का फंड, मतलब शेयर्स का जितना रुपया है। शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा? देखिए इसमें आएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, और लेस हो जाएगा फिक्टिशियस एसेट्स। क्या लेस होगा? फिक्टिशियस एसेट्स। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या जाता है? फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या जाता है आपको पता है? रिजर्व में क्या क्या जाता है बोले तो भाई? कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिंकिंग फंड, फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसे कैसे उसको भूल गया? क्लियर हो गया? ये सब रिजर्व सरप्लस में जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स का लिख लीजिए। फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या आता है जी? फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आता है? PL का डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस, PL का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। इसके अलावा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, शेयर्स या फिर डिबेंचर्स दोनों। इसके अलावा पॉड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर। इसमें पॉड और पॉर्फ दोनों आ गया ना, प्रेफरेंस शेयर्स का भी, प्रीमियम रिडेम्पशन का, डिबेंचर का भी। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी जिसको फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बस इतना ही इनफ, ठीक है। तो ये सब हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह सब पे। नाउ द इसमें एक और है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नंबर 7 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो दो तरह का रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए आप लोग का एग्जाम के हिसाब से अगर हम बोले ना तो यहां तक इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्या है कि इसको याद रखिए, एग्जाम में दे सकता है थर्ड ईयर पे आप लोग। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू व्हाट, इसका मतलब होता है सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहां क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको पता है, PL1 का मतलब जो टैक्स लेस करने से जस्ट पहले,
उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है जी? तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो तरीका है, एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। अगर एसेट्स अप्रोच पे जाते हैं तो क्या है फॉर्मूला? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये इक्वल टू हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, याद है? तो और लायबिलिटी में अगर आप जाएंगे तो अगर हम यहां शॉर्टकट कर दें तो लायबिलिटी में हो जाता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लोन कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म। यही तो है, ये नहीं समझे? ये पूरा क्या था? शेयर होल्डर्स फंड में क्या था? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, सरप्लस, फिक्टिशियस माइनस कर दिए। अब उसमें सिर्फ डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये एक फार्मूला हो गया। या इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या रहेगा बताओ? इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस क्या रहेगा बताइए? डिबेंचर प्लस लोन। इसी को क्या बोलते हैं बताइए? इसी को लोन कैपिटल बोलते हैं। और माइनस क्या हो जाएगा? फिक्टिशियस एसेट्स। माइनस क्या रहेगा? फिक्टिशियस एसेट्स। ये इक्वल टू लायबिलिटी अप्रोच है। क्या? हाँ, रिवैल्यूएशन रहेगा तो ऐड लेस करेंगे। क्लियर है? तो ये अपना कंप्लीट हो गया। कौन सा रेशियो था? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या? देखिए सर, नंबर 2 में अब रेशियो पे आइए, लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है सर? द रेशियो विच डिस्क्राइब और एनालाइज द लिक्विडिटी पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। द रेशियो वी डिस्क्राइब और एनालाइज द लिक्विडिटी पोजीशंस ऑफ एनी बिजनेस। क्लियर है? अब लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या रेशियो आता है सर? इसको एक बार लिखिए। नंबर 1 पे आता है सर करंट रेशियो। करंट रेशियो नंबर 1 पे लिखिए करंट रेशियो। ठीक है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्लियर है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आई थिंक यहाँ पे सबको पता होगा क्या है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। एसेट्स करंट लायबिलिटी सबको पता है, आई गेस मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 पे अच्छा इसका एक आइडियल रेशियो आता है, क्या होता है सर?
एक आइडियल रेशियो है, वो आइडियल रेशियो यहाँ पर लिख लीजिए। इक्वल टू 2:1, ठीक है। नंबर 2 लिक्विड रेशियो। नंबर 2 लिक्विड रेशियो। लिक्विड इसको बोलते हैं, कितना नाम है इसका बताइए? एसिड टेस्ट रेशियो इसको बोलते हैं। और क्विक रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड या तो फिर क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय क्विक लैबिलिटी। लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय लिक्विड या तो फिर क्विक लैबिलिटी। इसको अगर अपने लोग और तोड़ेंगे, अगर इसको और तोड़ते हैं तो लिक्विड एसिड्स का मतलब होता है करंट एसिड्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। सर हो गया? नंबर 3 पे लिखिए। अच्छा, इसका भी क्विक है, आइडियल रेशियो है। आइडियल रेशियो इसका है 1:1। नंबर 3 पे एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। एब्सोल्यूट क्विक रेशियो एब्सोल्यूट क्विक रेशियो इसका फॉर्मूला होता है सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है पता है आप लोग को? वेयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, फिर कैश एट बैंक, उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं होता है, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में जाती है। ये वो इन्वेस्टमेंट होगा जो इंटरडे मार्केट में जाता है। कौन सा डे? इंटरडे इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट है? इंटरडे मतलब विद इन 1 डे। ठीक है, इंटरडे इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा रखते हैं उस पैसे को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है। उसके लिए जो पैसा रखते हैं, अब जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए है, 20,000 रुपये मैं इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए रख दिया, तो वो हो गया मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यही मेरा लिक्विडिटी रेशियो है, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट पे लिखिए एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो।
टर्नओवर रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है सर? द रेशियो विच एनालाइज और डिस्क्राइब द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टर्नओवर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का कितना तरह से उसका क्या क्या रेशियो का इम्प्लीकेशन होगा, क्या क्या वो जरूरी है, वो सब चीज को डिस्क्राइब करता है ये एक्टिविटी बेस पे। एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आपको देखना है, उसके लिए एक रेशियो बन सकता है ये, तो उस रेशियो यहाँ पर अपने लोग एक्टिविटी रेशियो में सीखेंगे। चलो वीडियो नहीं आएगा तो अब हम साइड आइए इस पे आइए। अच्छा वहां तक कितना हो गया था टोटल? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितना था? 6 या 7 था? 7। तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 11। किसका? इसका ऐसा कुछ है ही नहीं सर। इस पे आइए, एक्टिविटी रेशियो पहला लिखिए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स या तो फिर लिखा रहेगा ट्रेड रिसीवेबल, क्या लिखा रहेगा? टर्नओवर रेशियो। डेटर्स या तो फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटा। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटा, या फिर और क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, प्लस बिल्स रिसीवेबल। इसी को अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल जब भी वर्ड सुनिएगा तो समझ जाएगा उसका मतलब क्या हो रहा है, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। ठीक है, फिर क्रेडिट सेल कैसे करके निकालेंगे आप? वेयर क्रेडिट सेल्स इक्वल टू कैसे निकालोगे बताइए? हाँ, टोटल सेल्स माइनस टोटल नेट सेल्स, हाँ रिटर्न लेस करके, टोटल नेट सेल्स माइनस कैश सेल्स। ये मेरा क्रेडिट सेल्स हो गया। एवरेज डेटर कैसे करके निकालेंगे? एवरेज डेटर। अब एवरेज डेटर कब लेंगे? देखिए पहला फार्मूला तो आपको ये लेना है, अगर ये नहीं हुआ फिर ये लेंगे। मतलब अगर जहां एवरेज दे दिया, एवरेज का मतलब कैसे होता है ये? अगर आपको ओपनिंग डेटर भी दे दिया है और प्लस क्लोजिंग डेटर भी अगर दे दिया है तो इसका एवरेजिंग करके जो आएगा उसको अपने लोग बोलेंगे एवरेज डेटर। और अगर ये गिवन नहीं दिया रहा ओपनिंग क्लोजिंग, तब यहां आपको फिर सेकंड ऑप्शन में क्या लेना है? डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल ले लेना है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? दिक्कत है? नाउ इसी का एक दूसरा डेटर्स का एक मतलब डेटर से रिलेटेड एक और रेशियो है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या बोलेंगे? एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब ये बताता है कि डेटर से कितना पीरियड में मेरे को कलेक्शन मिल जाता है, ये बताता है। ठीक है, इसी बेसिस में क्रेडिट देते हैं, इसी बेसिस में क्या देते हैं सर? क्रेडिट देते हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड में आइए, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा? इसका फॉर्मूला डिपेंड करेगा ये डेटा टर्नओवर रेशियो का आंसर्स पे। इसका फॉर्मूला होता है 12 मंथ्स और 365 डेज। हाँ सर, डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो, डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब इसका आंसर में मैंने क्यों बोला फर्क है? अब ये डेटा टर्नओवर रेशियो सपोज आया 3 टाइम्स, क्या आया? 3 टाइम्स, तो ऊपर में 12 से डायरेक्टली कट जाएगा, तो 12 मंथ डिवाइडेड बाय 3 तो इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 4 मंथ्स। समझे?
अब ये डेटा टर्नओवर रेशियो दे दिया मान लीजिए 7 टाइम्स, तब तो 12 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 1.11 ऐसे कोई डेसिमल में आ जाएगा मंथ, तो वो उतना बेटर नहीं होता ना, बिकॉज मंथ को अप्रोक्स पे थोड़ी ना लिखना अच्छा रहता है, आपको डेज में करना है, तो उस बेसिस में क्या करेंगे सर 365 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, तो आपका आंसर किस में रहेगा, डेज में रहेगा, और पॉइंट में रहेगा, तो उसको आप एक बढ़ा के पूरा डेज पे कन्वर्ट कर देना, तो ये होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड पे। मतलब प्रॉफिट रेशियो का ऐसा बोल सकते हैं कि परसेंटेज लिक्विड का ऐसा बोल सकते हैं, टाइम्स टाइम्स सब टाइम्स में, इसके बाद जितना भी रेशियो सब टाइम्स में। हो गया। अच्छा अब इसी का एक उल्टा सर नंबर 13 पे देखिए, ये हो गया सर डेटा टर्नओवर रेशियो हो गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया। अब इसी का एक उल्टा हो सकता था क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो? तो नंबर 13 पे लिखिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो सर, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? यहां क्रेडिट सेल्स की जगह पे क्या होगा? क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर की जगह पे एवरेज क्रेडिटर, और अगर एवरेज नहीं निकला रहा था तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, अब इन लोग दोनों को जोड़ के अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, इन लोग दोनों को जोड़ के क्या बोलेंगे सर? अकाउंट पेबल। क्या बोलेंगे? ठीक है, अब वेयर इसमें क्रेडिट परचेज में कैसे करके निकालोगे आप? क्रेडिट परचेज इक्वल टू जी टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। टोटल परचेज है, कैश परचेज क्या कर दोगे आप? लेस कर दोगे। एवरेज क्रेडिटर कैसे करके निकालोगे आप? एवरेज क्रेडिटर इक्वल टू वही सेम ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। ये सब याद रखिएगा सर, जब रेशियो का जब मेन आएगा ना, अभी तक आप लोग जो सीखे हैं वो डेटा गिवन दिया रहता था, मतलब बैलेंस शीट गिवन दिया रहता था बेसिकली, और आपको उससे रेशियो निकालना है, राइट। बट आपका एग्जाम में जो सम आएगा ना 15 नंबर का, उसमें रेशियो गिवन दिया रहेगा, उसमें रेशियो गिवन दिया रहेगा और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा। तो मतलब उल्टा सीखने के लिए पहले पूरा सीखा सीख रहे हैं। ये इजी है, ये इजी है, लेकिन इसमें उल्टा है। तो अभी हम आपको जो बता रहे हैं वो रेशियो बता रहे हैं। अब ये रेशियो में जिस दिन आप लोगों का ग्रिप हो जाएगा, फिर हमको कोऑर्डिनेशन बताना पड़ेगा, मतलब एक रेशियो का दूसरा रेशियो का कोऑर्डिनेशन क्या है। फिर उसके बाद थर्ड में फिर आप लोग को डेटा के साथ खिलवाड़ करना है, इससे वो निकलेगा, इससे ये निकलेगा, इससे ये निकलेगा, इससे वो निकलेगा, मतलब एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। वो पैटर्न बन जाएगा, फिर आप लोग को बैलेंस शीट आप लोग बना पाओगे। देखिए
ऐसा नहीं है, रेशियो हम सिर्फ 4 क्लास में कंप्लीट करा है। देखिए ना, इजी होता डिफिकल्ट। सर स्टार्ट करें। एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया। अब ना एवरेज पेमेंट पीरियड पे, एवरेज पेमेंट पीरियड। अब आप पेमेंट करेंगे तो इसका भी क्या फॉर्मूला रहेगा बताइए? 12 मंथ्स और 365 डेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ये आ जाएगा। डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ये मेरा हो गया सर एवरेज पेमेंट पीरियड। क्लियर है? बताएं इसको। सर लिखिए नंबर 15, इन्वेंट्री या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां पर ना एवरेज पेमेंट पीरियड या तो फिर उसको वर्ड बोला जाता है ना क्रेडिटर वेलोसिटी। क्या बोला था? क्रेडिटर्स वेलोसिटी। वेलोसिटी शायद आप लोग फिजिक्स में पढ़े थे, जो कि मंथ को बताता है, गैप को बताता है। उस तरह से वहां डेटर में भी क्या होगा? डेटर्स वेलोसिटी। ये मंथ में दिया रहेगा। अगर मंथ में दिया रहेगा ना कोई भी डेटा, तो समझ जाएगा ये पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में डेटर वेलोसिटी दे दिया तो डेटा टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? सपोज मान लीजिए कि डेटा टर्नओवर रेशियो दे दिया 4 मंथ्स। क्या दे दिया? इसका मतलब 4 मंथ्स कैसे आया? 12 मंथ डिवाइडेड बाय समथिंग किए होगे 4, तो वहां 12 मंथ डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 3 टाइम्स आ गया। क्या आ गया? तो इसका मतलब डेटा टर्नओवर रेशियो कितना होगा? 3 टाइम्स होगा, तभी डेटर वेलोसिटी कितना आया? 4 मंथ्स। तो उल्टा कर देंगे 12 से डिवाइड करके, तो आपको निकल जाएगा सर डेटा टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, और अगर एवरेज इन्वेंट्री अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या कर देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। अगर एवरेज अगर नहीं दिया, एवरेज क्वेश्चन में पता है ही नहीं है, तब आप क्या कर दोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वेयर यहां पे लिखिए, वेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? नेट सेल्स माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर याद रखिएगा, रिमेंबर वो परसेंटेज वाला खेला। परसेंटेज, जीपी का परसेंटेज याद है? तो जीपी का परसेंटेज ऑन सेल्स और परसेंटेज ऑन कॉस्ट वाला जो खेला था, है ना, वो यहां पर यूज हो सकता है, था ना सर? अगर 25% ऑन कॉस्ट बोल दिया तो यहाँ तो सेल दिया हुआ, तो कैसे निकालें? कॉस्ट को 100 मान लेते थे, तो जीपी 25 हो गया था, तो जीपी ऑन सेल्स कितना होगा? 25 बाई 125। क्लियर है? वो परसेंटेज का खेला यहाँ पर आ सकता है। नंबर 2 पे लिखिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा? वही सिंपल,
ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। हो गया? वे क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, आपको ऑन टेप लोग से चर्चा वाला हो गया? नहीं, हम किसी को अगर देख लेंगे ना पेंसिल छिलते हुए तो उसको छील देंगे हम। अरे भाई ये कारपेट है ना, बहुत मेहनत हो जाता है उसको हटाने के लिए। प्लास्टिक वाला कार्पेट बिछाएंगे। नंबर 16 पे सर, तो देखिए मतलब ये जो 3 था ना, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री का रेशियो, ये थोड़ा मेन वाला था। अब इसके बाद जो भी टर्नओवर है ना वो नॉर्मल है, जैसे कि 1 पे लिखिए फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब ना इसका जो फॉर्मूला है ना ये होगा टर्नओवर दैट इज नेट सेल्स, दैट इज नेट सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नंबर 17 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब क्या है ना, आपको जस्ट नाम याद रखना है। क्या रखना है? नाम याद रखना और कुछ नहीं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, वेयर वर्किंग कैपिटल इक्वल टू परफेक्ट, वेयर वर्किंग कैपिटल इक्वल टू current assets minus current liability, where working capital equal to current assets minus current liability। क्लियर है? इसके अलावा लिखिए नंबर 18। अब यहां पर जिस वर्ड को पढ़ेंगे टोटल एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ठीक है। नंबर 19 इन्हीं कोई भी एक्सपेंसेस रेशियो बोल दिया। क्या बोल दिया? एक्सपेंसेस का रेशियो, मतलब कोई भी खर्चा है, कोई भी खर्चा वगैरह दे दिया, बोल दिया भाई इसका रेशियो निकालो। क्या निकालो? इसका रेशियो निकालो। क्या रेशियो? तो वो यहाँ पे वो कॉमन साइज वाला याद करिए, कॉमन साइज वाला। तो कॉमन साइज में सेल्स के ऊपर निकलेगा ये वाला। तो जो भी खर्चा बोलेगा, जो भी खर्चा बोलेगा वो खर्चा ऊपर में बैठेगा, नीचे में रहेगा नेट सेल्स, नीचे में रहेगा नेट सेल्स, और यहाँ इनटू 100 होगा। क्या होगा सर? मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो परसेंटेज में आएगा। वो सब टाइम, हाँ सब टाइम्स में है, प्रॉफिटेबिलिटी वाला परसेंटेज में और ये 1% में, बाकी सब टाइम्स में रहेगा। जो भी खर्चा बोलेगा, मतलब एक्सपेंसेस का मतलब कोई भी खर्चा, मान ली कि वेजेस का ऊपर पूछ लिया, किसके ऊपर बोल दिया कि वेजेस का रेशियो बताओ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर में वेजेस, नीचे में नेट सेल्स इनटू 100। क्लियर है?
आई गेस ये इनफ है इतना इसके लिए, टर्नओवर के लिए, एक्टिविटी के लिए। नाउ लास्ट पे लिखे सॉल्वेंसी रेशियो, लास्ट पे लिखे सॉल्वेंसी रेशियो। एफएम का तो बुक तुम लोग लिया नहीं है यार, देखते हैं देखते हैं। तो फिर शारिक सर से एक बार पूछ लेना कौन सा बुक लेना बेस्ट होगा, एक बार पूछ लेना वो क्या बोलते हैं। अगर नहीं रहेगा तो फिर लॉ पॉइंट का मंगा सकते हैं, पता नहीं उसको पता होगा। एफएम मैं कभी पढ़ाया नहीं भाई, पढ़ा हूँ मैं, कभी पढ़ाया नहीं हूँ। एफएम शारिक ही पढ़ाता है शुरू से मेरे यहाँ पे। हाँ ऐसा नहीं है मेरे को आता नहीं है, अब वो अगर क्लास नहीं लेगा तो ऑब्वियसली मैं लूंगा, बट एक ही हम तो बोले भैया इकोनॉमिक्स छोड़ के सब पढ़ा सकते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट करें, पहले भी स्टार्ट था। ए इसके ऊपर लाइन नहीं है, वो वीडियो देखना पड़ेगा बेटा क्या कहने के, हमको कट करना पड़ेगा। आप सर वीडियो का आखिरी का स्टार्टिंग का आखिरी का देख लीजिएगा बस। देखिए सर सॉल्वेंसी रेशियो, तो सॉल्वेंसी रेशियो मतलब क्या होता है, द रेशियो विच डिस्क्राइब और एनालाइज द सॉल्वेंसी दैट इज लॉन्ग टर्म पोजीशंस ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, इसमें जो सबसे मशहूर रेशियो है, इंपॉर्टेंट रेशियो है, वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ए भाई इसका भी एक है अभी आगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका अगर आप बेस फार्मूला लेंगे तो ये होता है डेब्ट बाय इक्विटी। क्या होता है? डेब्ट बाय इक्विटी, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, बट डेब्ट इक्विटी रेशियो का बेसिस है, एक होता है एज पर लॉन्ग टर्म डेब्ट। कौन सा बेसिस पे? एक होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट और एक होता है टोटल डेब्ट। कौन सा डेब्ट? ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डेब्ट। अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट लेंगे तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला हो जाता है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब वे लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आता है आप लोगों को पता है? क्या आता रहता बताइए? लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या आएगा? सिक्योर्ड लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन ऑन मॉर्गेज, लोन ऑन मॉर्गेज, बैंक लोन। क्लियर है? ये सब का सब लॉन्ग टर्म डेब्ट में आ गया। शेयर होल्डर्स फंड ऑलरेडी बता चुके हैं, रिमेंबर? शेयर होल्डर्स फंड, यस, शेयर होल्डर्स फंड बता चुके हैं सर। क्या है फॉर्मूला इसका? इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस क्या होगा? फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर है? ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट का। कोई दिक्कत है? अगर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डेब्ट लेंगे तो फार्मूला क्या होगा? तो ये फार्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेब्ट जो भी अपने लोग सीखे हैं प्लस करंट लायबिलिटी, प्लस इसमें करंट लायबिलिटी सिर्फ आप ऐड कर देना और डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा आप शेयर होल्डर्स फंड।
लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर है? अब ये करंट लायबिलिटी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, बाकी सब तो सेम है, कर लेंगे आप लोग। ये 19, ये वाला 20। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 21 पे लिखिए कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो अब इसका फॉर्मूला होता है सर, फंड्स बियरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फंड्स बियरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। नाउ देयर इज अ वर्ड चेंज, यहाँ शेयर होल्डर्स फंड है, वहां क्या फंड है? इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला क्या था? ईएससी, पीएससी, रिजर्व सरप्लस, फिक्टिशियस एसेट्स। अभी क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो मतलब प्रेफरेंस शेयर्स हट जाएगा बस, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे हट जाएगा। अब फिक्स बेयरिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? फंड्स बेयरिंग इंटरेस्ट एक फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? जैसा डिबेंचर्स के साथ आपको इंटरेस्ट दिया रहता है, रिमेंबर, लोन के साथ एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है, और प्लस प्रेफरेंस शेयर्स के साथ भी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में बोलते हैं डिविडेंड दिया रहता है। क्लियर है? तो यहाँ ऊपर में प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएगा। मतलब अगर आप इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डिबेंचर्स प्लस लोन प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, जिसके साथ भी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो ऊपर में बैठ जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में आपका आ जाएगा सर इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और माइनस क्या हो जाएगा? फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है? ये वाला याद रखिएगा सर। नंबर 22, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का मतलब क्या फॉर्मूला हो गया? टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है जी? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब डेब्ट में यहां पर आ जाएगा सर लॉन्ग टर्म लोन, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट
प्लस करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है, जिसका मतलब होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल डेब्ट। क्या मतलब हो गया इसका? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल डेब्ट। अब बस नाम से आपको समझना है कि नाम से क्या मतलब हो रहा है इसका। नाउ नेक्स्ट पे लिखिए 23 पे, रिजर्व्स टू शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स टू शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स टू शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, रिजर्व्स टू शेयर होल्डर्स फंड। तो रिजर्व टू शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल, रिजर्व आपको शेयर होल्डर्स फंड के इसमें बताना है, तो यहां हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा सर? शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड आपको तो पता ही है, क्या है बताइए? ये सी। अब यहाँ ये रिजर्व टू शेयर होल्डर फंड का मतलब हो गया रिजर्व टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड। कौन सा फंड? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। हाँ, प्रीफरेंशियस नहीं रहे, प्रीफरेंशियस नहीं रहे। क्लियर है? आई गेस इतना बहुत है, दैट्स इनफ, इतना बहुत है, ठीक है। इस चीज को पढ़िएगा, पढ़ के समझिएगा, एक बार पढ़ कर आइए अच्छे से, फिर अपने लोग जो सम्स है फिर उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।